Unacademy. Let's crack it. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी मेहनत से दोस्तों अपनी पढ़ाई को दिशा दे रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जावेद फ़ारूकी आप लोगों के लिए इस बार एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम जैसा स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हो कि भगत सिंह, भारत के जननायक। दोस्तों चूंकि ये सितंबर मंथ इस महान हस्ती के, इस महान व्यक्तित्व का दोस्तों शायद उनका जो है जन्मदिन, जन्म ईयर भी है, उनका बर्थ मंथ भी है। तो इसलिए दोस्तों ये मंथ इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पहलुओं पे आज इस टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों। भगत सिंह भारत के जननायक टॉपिक के बारे में। दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये जैसा मेरा नाम दोस्तों जावेद फ़ारूकी, जावेद फ़ारूकी दोस्तों मेरा नाम, ये मेरा दोस्तों पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ एन अकेडमी। आई हैव 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and perform 200 प्लस सिलेक्शंस। मैं पिछले 11 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहा हूँ और लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में मेरा योगदान है दोस्तों। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज़, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों ये और जो टॉपिक दोस्तों हम लोग आज डील करने जा रहे हैं, भगत सिंह भारत के जननायक, इस टॉपिक में ये कंटेंट जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि इस पहलू पे बात करेंगे। भगत सिंह के जीवन के इन विभिन्न पहलुओं पर इस कंटेंट के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, परिचय, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम और उनका जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार, उनकी पुस्तकें और उनका निधन और उनके सम्मान और जो स्मारक दोस्तों उनको दिए गए हैं, उन सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं जहाँ पे एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और भगत सिंह के जीवन के बारे में सारे पहलुओं पे बात करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, उनका पूरा नाम दोस्तों भगत सिंह बिंड। हाँ जी। तो जैसा दोस्तों देख पा रहे हैं कि उनका जन्म सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर में हुआ। जिनका पूरा नाम शहीद भगत सिंह ठिंड था सॉरी। पिता का नाम चाचा अजीत सिंह। पिता और चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। पहले से ही दोस्तों उनके चाचा जी, जैसा आप जानते हैं कि अजीत सिंह जो है वो पहले से पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से संलिप्त थे। सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी सी उम्र में जब दोस्तों वो केवल महज 12 साल के थे, उसी समय दोस्तों दुनिया के भारतीय इतिहास का सबसे बड़ी घटना जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक बहुत ही भयंकर नरसंहार था, उस घटना का इस बच्चे के मन पे बड़ा ही गहरा असर पड़ा दोस्तों। और उसी के बाद से ही भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने और एक प्रकार से देश की आज़ादी और मातृभूमि के लिए सब कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। शुरुआत दोस्तों उनकी शिक्षा की जो शुरुआत हुई, उनके जीवन में शिक्षा की जो शुरुआती दौर था वो था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी। इसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य के तौर पर उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम का गंभीरता से अध्ययन किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलॉसफी ऑफ बम, जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनाई गई थी, उसमें उसका अपना एक मैनिफेस्टो था जिसको फिलॉसफी ऑफ बम के नाम से जानते हैं। ये मैनिफेस्टो दोस्तों भगवती चरण वोहरा साहब ने बनाया था, चंद्रशेखर आज़ाद साहब के कहने पे। ये एक्चुअली दोस्तों इसका पूरा नाम है क्रांति का दर्शन, बम का दर्शन पूरा इसका नाम था, मतलब हिंदी में। और इसमें यह बताया गया था कि हम क्रांति के मार्ग का अवलंबन क्यों कर रहे हैं। इस बात में भारत की आज़ादी के लिए क्रांति के मार्ग को चुनने के बारे में तर्क बताए गए थे और बड़े ही सैद्धांतिक ढंग से चीज़ों को समझाई गई थी। इस पुस्तक का भी उनके दिलो दिमाग पे काफ़ी गहरा असर पड़ा। इसी दौरान लाहौर कॉलेज में ही पढ़ने के दौरान उन्होंने यूरोपीय आंदोलन से प्रभावित होकर के नौजवान भारत सभा का गठन किया था दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने किसान वर्ग, श्रमिक और किसान पार्टी की भी स्थापना की। इसके बाद जो उनके जीवन की पहली क्रांतिकारी घटना थी, जब उन्होंने 1927 के
सहारनपुर से आ रही लखनऊ की तरफ आ रही चौरी चौरा कांड में उन्होंने क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। जब उन्होंने जब दोस्तों काकोरी, जिसे काकोरी कांड कहते हैं, इस काकोरी कांड में कुल 25 लोगों ने दोस्तों मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, कुछ लोगों को काले पानी की सज़ा दी गई थी, लेकिन कुछ लोग इसमें बचे रह गए जिनका नाम बाद में नहीं आया दोस्तों, मतलब जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। अब इस काकोरी कांड में इनके जीवन की पहली घटना थी जब इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को में भाग लिया, लेकिन इसके काकोरी कांड के बाद जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बड़े ही कठोर स्टेप लिए और करीब करीब सारे ही क्रांतिकारी, बहुत ही दोस्तों जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उन लोगों को पकड़ लिया गया, उनको काले पानी की सजा या मृत्युदंड दिया गया। इस तरह दोस्तों देश में करीब 1924 के बाद 25 के से लेकर के 28 के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियां शांत रहीं। कुछ वर्षों के बाद, यानी कि इस घटना के कुछ वर्षों के बाद, काकोरी कांड के कुछ दिनों के बाद 1928 में इन लोगों ने दिल्ली में इकट्ठे होकर के पुनः एक संगठन का आयोजन किया जिसका नाम था HSRA। दोस्तों पुरानी वाली HRA, यानी कि जो 1924 में जो HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन हुआ था, उसमें इन लोगों ने समाजवादी शब्द जोड़ दिया बीच में, यानी कि सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया। लाला लाजपत राय के सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि दोस्तों लाला लाजपत राय बड़े प्रारंभ से ही पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। जो औपनिवेशिक बिल दोस्तों पारित किया गया था, जो कि सिंचाई कर लगाया गया था और औपनिवेशिक बिल पारित किया गया था पंजाब में, उस दौरान भी लाला लाजपत राय पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में इनके चाचा के साथ सक्रिय रहे, इसलिए इनके चाचा और इनके लाला जी के सिद्धांतों का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। इसी दौरान दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाला जी की हत्या कर दी। लाला जी को दोस्तों जो है वो स्कॉट नाम के एक पुलिस ने लाहौर में कुछ इस प्रकार से घायल कर दिया, मरमाहत किया, जिसकी वजह से दोस्तों लाला जी की कुछ महीने के बाद मृत्यु हो गई। दोस्तों क्रांतिकारियों ने, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना करके और एक जन क्रांति की तैयारी कर रहे थे, या एक ऐसे दल का गठन कर रहे थे जो वाकई में देश की आज़ादी के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करे, लग करके काम करे और देश को आज़ादी दिलाए। जो ये इस पार्टी का मैनिफेस्टो ही दोस्तों एकदम डिफरेंट था। जो उस समय की जो भी पार्टीज थी, यानी कि जैसे कांग्रेस, इस पार्टी की विचारधारा तत्कालीन समय किसी भी पार्टी से नहीं मिलती थी, और ये एक जन क्रांति बनाने की कोशिश थी, इस पार्टी के माध्यम से जन क्रांति करने की कोशिश थी। लेकिन दोस्तों लाला जी की मृत्यु ने इन लोगों के विचारों को बदल दिया। इन लोगों ने फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों को करने का फैसला लिया, जब इन लोगों ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की जगह पर इन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी दोस्तों। ओके, गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी गई। इतिहास में घटना लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना गया। 1929 में यह घटना घटी। हत्याकांड के पश्चात राजगुरु के साथ लाहौर चले गए, और इसके बाद दोस्तों इन लोगों ने एक और घटना को अंजाम दिया, जब इन लोगों ने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए, शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए, जब उस समय इन लोगों ने दोस्तों शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए इन लोगों ने विधानसभाओं में बम फेंकने का प्रयास किया, या बम फेंकने का प्लान किया, योजना बनाई दोस्तों। उस समय केंद्रीय धारा सभा में, यानी कि सेंट्रल असेंबली में, उस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विधेयक पर बहस हो रही थी। ये 2 दमनकारी विधेयक दोस्तों प्रस्तुत किए गए थे, उस पर डिस्कशन चल रहा था। उसी दौरान दोस्तों राजगुरु के साथ मिल करके इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल को इन लोगों ने विधानसभा में सार्वजनिक गैलरी में बम फेंके थे। दोस्तों इस बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। वास्तव में इस बम फेंकने का उद्देश्य, इसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया था कि उन्होंने जो लाल पर्चे फेंके थे, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि इस बम फेंकने का उद्देश्य देश की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए, धमाके देश की बहरी सरकार के कान खोलने के लिए हैं। इस तरह से दोस्तों उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए और हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए उन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। लेकिन इन लोगों को उद्देश्य केवल ये था कि जेल में जाकर के वो लोग अपनी क्रांतिकारी विचारों को मीडिया के सामने रखेंगे और इस तरीके से जनता के बीच में अपने विचारों को फैला पाएंगे और इस प्रकार से जन क्रांति के लिए जनता को तैयार कर पाएंगे। चूँकि दोस्तों इनके पास मीडिया का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन लोगों ने मीडिया तक पहुँचने के लिए इस घटना को अंजाम दिया था कि एक हल्के फुल्के केस में जेल में जाकर के मीडिया का सामना करते हुए हम लोग इस मसले को या अपने विचारों को जनता तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ उल्टा हो गया, किस्मत को कुछ और ही होनी थी।
किसी सरकारी गवाह की वजह से पता चल गया कि राज बोहरा और जयगोपाल के बयान पे ये पता चल गया कि ये जो लोग भगत सिंह जो कि एक हल्के फुल्के केस में गिरफ्तार हुए हैं, वास्तव में लाहौर षड्यंत्र कांड यानी कि सैंडर्स की हत्या के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इस तरह से जो सरदार भगत सिंह जो कि इस में दूसरे एक अलग केस में गए हुए थे, यानी कि जो कि विधानसभा में बम फेंकने के लिए के केस में गए हुए थे, अब उनके ऊपर सीधा सीधा अब उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड का दोस्तों इल्ज़ाम लग गया। भगत सिंह ने इस प्रकार से दोस्तों भगत सिंह को जेल में सुखदेव, राजगुरु और उनके साथ यानी कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों भगत सिंह के अपने कुछ क्रांतिकारी विचार भी थे। जैसा हम कहते हैं कि वो कहा करते थे कि ज़िंदगी तो अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे केवल जनाजे उठाए जाते हैं। साथ ही साथ शहीद भगत सिंह का ये भी कहना था कि व्यक्तियों को कुचल कर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते हैं। वो मुझे कत्ल कर सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरे जज्बे को नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में आज़ाद हूँ, है ना। तो उन्होंने एक तरीके से ये बात, उनका बहुत ही क्लियर कंसेप्ट था कि क्रांति से जो है वो बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती है, कि वो हिंसक क्रांति में विश्वास तो नहीं करते थे। ये बात तो साफ लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने HSRA का जो उद्देश्य था, या जिस उद्देश्य से उन्होंने HSRA को बनाया था, वो वास्तव में पब्लिक को अवेयर करके एक शायद कोई बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जो कि गांधी जी के आंदोलन से एकदम अलग होगा, जो संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति से अलग होगा, और एक ऐसा संघर्ष होगा जिसमें कि अंतहीन संघर्ष होगा, जिसमें हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। शायद इस प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट सोच करके HSRA बनाया गया था। शायद बीच में अगर लाला जी की हत्या नहीं होती तो ये कार्रवाई, शायद ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ नहीं मुड़ते, या फिर यूँ कहें कि लाला जी अगर डेथ नहीं हुई होती तो वो इस क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ नहीं आते। वहीं दोस्तों भगत सिंह का ये भी मानना था कि साम्राज्यवाद की शोषक प्रकृति को पूरी तरीके से साफ करके ही आज़ादी जैसी कीमती चीज़ हासिल की जा सकती। यानी कि वो ये मानते थे कि साम्राज्यवाद ही हमारी आज़ादी का दुश्मन है। व्यक्ति की आज़ादी यानी कि उसकी उसकी वैचारिक आज़ादी, उसकी सांस्कृतिक आज़ादी, उसकी आर्थिक आज़ादी, उसकी राजनीतिक आज़ादी, आज़ादी को दोस्तों उन्होंने बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण से देखा है, और उन्होंने माना कि साम्राज्यवाद ही हमारी आज़ादी के लिए बंधक है, और इससे हमें मुक्ति ही हमारा उद्धार है। इस प्रकार से भगत सिंह के विचार दोस्तों इतने अनमोल हैं कि आज भी इन पर रिसर्च होता है, और इतनी कम उम्र में ये सारे विचार दिए थे। खैर, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। जेल में रहते उन्होंने एक बड़ी ही फेमस किताब लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक आत्मकथात्मक प्रवचन, वाई आई एम एथीस्ट एंड ऑटोग्राफिकल डिस्कोर्स। और उनकी दूसरी किताब थी द जेल नोटबुक एंड द अदर राइटिंग्स। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपने जेल में रहने के दौरान दोस्तों 2 किताबें लिखी। किताबें बड़ी ही फेमस हैं और आज भी युवाओं में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग इन किताबों को पढ़ते हैं। भगत सिंह दोस्तों विचार के स्तर पे धर्म को थोड़ा कम ही मानते थे, है ना। धर्म के स्तर पे उनका विश्वास थोड़ा कम ही था। तो इस तरह से दोस्तों भगत सिंह ने अपने जीवन में उनकी प्रगति रही। लेकिन लाहौर षड्यंत्र कांड की वजह से भगत सिंह पे मुकदमा चलाया गया दोस्तों, और अल्टीमेटली उनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई। ये वो जेल का वो सीन है जहाँ पे वो अपने चाचा के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये वो जगह है जहाँ पे भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, जैसा आप देख पा रहे हैं। अल्टीमेटली दोस्तों 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। और इस तरह से दोस्तों पूरे देश में, जैसा आप देख पा रहे हैं, भगत सिंह की फांसी का देशव्यापी विरोध किया गया। 25 मार्च की न्यूज़ में दोस्तों ये कथन यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं दोस्तों। भगत सिंह के सम्मान में भारत में शहीद और लोकनायक कहलाए। सत्य नदी के पास हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीदी स्मारक निर्मित। 1968 के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया। 2012 में स्मृति में 5 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया, और 23 मार्च को बलिदान दिवस घोषित किया गया। इस प्रकार भगत सिंह के जीवन की ये कहानी दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगी। बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा, और ये कंटेंट दोस्तों, ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़े काम की होगी।
अदर कई एग्ज़ाम्स में दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आप नोट्स ज़रूर बना लें, एक बार लिख लें और लिख करके इसे तैयार कर लें दोस्तों। तो ये रहा भगत सिंह का जीवन। मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों अगली क्लास में, किसी और क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।